नमस्कार। 2030 के भारत में मैं रोहित चंदेल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एसडीजी गोल्स के ऊपर बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिन्होंने अपना जीवन पिछड़ा वर्ग की, अल्पसंख्यकों की और जो वंचित वर्ग है, जो हाशिए पे खड़ा वर्ग है, उसकी शिक्षा, उसके उत्थान के लिए कहीं ना कहीं समर्पित कर दिया है। और यही कारण रहा कि उन्हें उनके इस योगदान के लिए पद्मश्री, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे भी नवाजा गया। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास बात कि इन्होंने मात्र 6 महीने के अंदर 12,000 से अधिक महिलाओं को शिक्षित करके एक अनूठी मिसाल पेश की। मैं बात कर रहा हूँ पद्मश्री शमशाद बेगम जी की। शमशाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत 2030 के भारत पर। तो थैंक यू। मैम, ये मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि आपका अभी तक का सफर, शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे जो है अभी आप यहाँ पे इस वक्त पे कैसा चल रहा है। आ, मेरी शुरुआत तो सन 1990 से हुई, समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। जी। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। हाँ। आ, हमारे समाज में लड़कियों को उस वक्त पढ़ाया नहीं जाता था। नहीं नहीं, आता बाहर नहीं तो निकलने हम दिया लोग जाता। छोटे छोटे थे, परिवार वाले 5वीं तक पढ़ाएंगे बोलते थे। तो हम्म। हम 6 बहन 2 भाई होते हैं, हम लोगों ने मम्मी से कहा कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तो हम्म। हमारी मम्मी ने पिताजी से, दादाजी से, बड़े पिताजी से सबसे बातें की और उनको समझाया कि भाई लड़कियां पढ़ना चाहती हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं पढ़ाएंगे। हम्म। और हम लोग जिद में अड़े थे, तो हमारी मम्मी ने, हालांकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, तो हम्म। अपने जेवर गहने बेचकर, कपड़े सिलकर हम लोगों को उन्होंने पढ़ाई। पढ़ाने का बीड़ा हम्म। उठाया। तो वो पीड़ा थी मेरे मन में, वो दर्द था कि हम्म। क्यों बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता, क्यों उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। हम्म। तो फिर धीरे धीरे हमारे पिताजी भी साथ देने लगे मम्मी का। हम्म। और फिर हमारी पढ़ाई शुरू हुई। मैं 11वीं तक पढ़ाई की, हमारे सभी भाई बहन पढ़े हैं 11वीं 12वीं तक। हम्म। तो इस तरीके से फिर मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला 1990 में, हम्म। जब लिटरेसी मिशन शुरू हुआ हमारे हाँ। दुर्ग जिले में। हम्म। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, उसमें घर घर में महिलाओं को, पुरुषों को जो 15 से 45 साल के थे उनको पढ़ाना था। हम्म। तो टीचर लोग सर्वे कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं भी पढ़ाऊंगी। तो मैंने भी 25 माताओं को अपने घर में हम्म। पढ़ाना शुरू किया। और ये कक्षाएं शाम को लगती थी, क्योंकि लोग दिन भर मजदूरी करते थे। तो हम्म। मैं उसी समय महिला मंडल से भी जुड़ी हुई थी, तो महिला बाल विकास के प्रोग्राम में जाया करती थी। तो वहाँ यहाँ के जो संयोजक थे, वॉलेंटरी संयोजक, उन्होंने कहा कि महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए एक महिला कार्यकर्ता की जरूरत है। तो हम्म। उन्होंने मुझसे बात की, तो मुझसे पूछा कि आप करना चाहोगी क्या। हाँ। आपको गुंडरदी विकास खंड के 163 गांव में जाना पड़ेगा, और किसी प्रकार का वेतन नहीं है, स्वयं सेवी के रूप में काम करना है। तो हम्म। मैंने तो तुरंत हाँ कह दिया, हम्म। क्योंकि मुझे लगा कि मुझे बिन मांगे मोती मिल गया, कि हम्म। महिलाओं को मुझे साक्षर करना है। और मैं घर में आके बताई, तो घर वाले भी बोले कि आपकी इच्छा है तो करिए। तो फिर हम हम्म। लोग सुबह निकलते थे 10 बजे से, तो रात को 11 12 बज जाते थे। गांव गांव जाना, लोगों को मोटिवेट करना, बैठ के लेना, हम्म। माहौल तैयार करना, कला जत्था के प्रोग्राम करना। हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में पर्दा नहीं है, फिर भी हम्म। महिलाएं 8 10 लोगों को देख के बहुत झिझकती थी। तो हम्म। वो दरवाजे से ही बोलती थी कि हमारे घर पे कोई नहीं है, जब वो आएंगे तो आप लोग आइएगा। तो हम्म। हम लोग वहाँ पे, जो मैडम थी महिला बाल विकास की, उनके साथ में जाती थी, तो उनसे बात करती थी कि दीदी हम लोग से तो बात कर लीजिए। फिर हम्म। वो बैठालती थी, पूछती थी क्यों आए हो, तो हम बोलते थे कि हम लोग साक्षरता अभियान से आए हैं और 15 से 45 साल की महिला पुरुषों को पढ़ना है। हम्म। फिर वो कहती थी कि हमारे माता पिता तो पढ़ाए नहीं कभी, हमने कभी कलम पेंसिल नहीं पकड़ा, फिर हम हम्म। कैसे पढ़ेंगे। फिर हमारे गांव में इतने सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको हम्म। सरकार नौकरी नहीं दे रही, तो हमको क्या फायदा होगा। हम्म। तो हम उनको बोलते थे कि दीदी आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। हम्म। जैसे कि आप मजदूरी पे जाते हो, तो मजदूरी पे आपको कितना पैसा मिलता है, और आप हम्म। कितने में अंगूठा लगा देते हो, तो वो समझ आएगा आपको। आप किसी बस पे जा रहे हो,
तो कम से कम बस का नंबर आपको याद रहेगा। आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ तक उनको समझाते थे हम कि आप जिस भगवान की पूजा करते हैं तो कम से कम उनका नाम लिखना पढ़ना सीख जाओगे। तो हम्म धीरे धीरे सारे लोग लगे हुए थे इसमें, स्वयं सेवी संस्थाएं लगे थे, जनप्रतिनिधि लोग लगे थे, टीचर्स, अधिकारी, कर्मचारी, सारे लोग लगे हुए थे इसमें। तो हम्म सारे लोगों के प्रयासों से हम लोगों ने 18,000 निरक्षर थे हमारे विकास खंड में, हम्म और उसमें से सबसे ज्यादा 12,269 महिलाएं थी। तो हम्म हम लोगों ने सभी के प्रयासों से और 52% था उस समय लिटरेसी रेट महिलाओं का। हम्म तो सभी के प्रयासों से फिर हम लोगों को सफलता मिली। हम्म महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ गई। 2001 की जनगणना में हम लोगों ने पाया कि 75% हो गया। हम्म तो ये हम्म सफलता हम लोगों को मिली। हम्म और इसके पीछे बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे संघर्ष थे। एक मुस्लिम परिवार की बेटी होने के नाते मुझे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, लोगों के ताने सुनने पड़े कि बिल्कुल। एक महिला इतनी रात को वापस आती है, क्योंकि कक्षाएं रात को लगती थी, तो हम्म मॉनिटर भी करना पड़ता था। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि सब छोड़ दूं क्या। और मेरे हम्म बच्चे भी उस समय छोटे छोटे थे। हम्म बेटी 2 साल की थी, बेटा 4 साल का। और मेरे बच्चों को मम्मी संभालती थी, मेरे हस्बैंड संभालते थे, लेकिन कभी कभी वो भी नाराज हो जाते थे कि कुछ हम्म मिलता नहीं है और आप दिन और रात लगी रहती हो। हम्म तो ऐसा लगता था कि छोड़ दूं का। फिर मन से आवाज आती थी कि नहीं, मैंने जो बीड़ा उठाया है, मैंने जो संकल्प लिया है, उसको हम्म मुझे पूरा करना है। मैं जिस संघर्ष से पढ़ी लिखी, उस संघर्ष से हमारी बहनें ना जूझे। तो हम्म ये प्रयास रहा मेरा, और सभी का सहयोग मुझे मिला, परिवार का और सभी अधिकारी कर्मचारियों का, जनप्रतिनिधियों का। और उन्हीं महिलाओं को फिर हम लोगों ने एसएचजी ग्रुप से जोड़ा, स्व हम्म सहायता समूह से। उसको हम्म। हमारे दुर्ग जिले में दीदी बैंक कहते थे। अच्छा। तो उसमें भी बहुत परेशानियां आई कि कैसे हम अपना पैसा जमा करेंगे, कहीं हमारा पैसा इधर उधर तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि हम्म। उस समय भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां ठगी हाँ, करती थी, फ्रॉड एजेंसी चल रही। ठगा गए थे बहुत से लोग। हाँ। हम्म तो उससे डरती थी महिलाएं, तो उससे भी उनके परिवारों से बात करके हमने कहा कि आपका पैसा बैंक में रहेगा, आप हम्म उसको कोई नहीं निकाल सकता। हम्म आप कर्ज लेते हो, गिरवी रखते हो, बर्तन गहने जेवर, आपकी जमीन सब ब्याज में डूब जाते हैं। हम्म साहूकार के चंगुल से यदि आपको मुक्त होना है तो अपनी, क्योंकि महिलाओं में बचत की आदत होती है, तो थोड़ी थोड़ी बचत करके वो कहीं भी पैसा रख देती है, वो सुरक्षित नहीं रहता। नहीं ये रहता। सारी बातें हम उनको समझाए तो उन्हें समझ आया। तो हम्म 10 रुपए, 5 रुपए पैसे नहीं होते थे तो अनाज भी इकट्ठा करती थी महिलाएं। तो हम्म धीरे धीरे समूह बनते गए, एक गांव में फिर शुरू हुआ तो सारे गांव में बनते गया, और आज लगभग 5,000 स्व सहायता समूह हम लोगों ने नाबार्ड के माध्यम से बनाए, जिला साक्षरता समिति के द्वारा बनाए। हम्म और उनकी बचत आज करोड़ों में है। करोड़ों रुपए वो बैंकों से लोन ले रही है, हम्म छोटे छोटे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रही है, एग्रीकल्चर बेस्ड ज्यादा है, हम्म क्योंकि खेती किसानी से ज्यादा जुड़ी है महिलाएं। तो हम्म हम लोगों ने ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप भी बनाया हम्म किसानों, महिला किसानों का। और बहुत से ऐसे व्यवसाय कर रही हैं, मध्याह्न भोजन बना रही हैं, पोषण आहार का काम, हम्म फिनाइल, बड़ी, पापड़, गोबर की दी, ऐसे बहुत सारे काम, खेती फूल की, ऐसे हम्म बहुत सारे वर्क महिलाएं कर रही हैं। हम्म और लखपति दीदी भी बन रही है, हम्म क्योंकि आजीविका मिशन से जुड़ चुकी हैं। ड्रोन हम्म दीदी बन रही हैं। तो इस तरीके से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। तो हम्म ये सारी सफलताएं हम लोगों को मिली। और हम्म फिर उसी के चलते फिर पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने, आशा प्रोग्राम, हम्म हमारे 2 ब्लॉक में गुंडरदी लोहारा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उसमें हम हम्म लोगों ने 500 वॉलेंटियर आशा वर्कर चुने, हम्म और 20 उनके ऊपर फैसिलिटेटर्स। तो हम्म इनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए। हम्म और ये वॉलेंटरी वर्क कर रही हैं, और अब इनको कुछ वर्क बेस्ड कुछ पेमेंट भी हो रहा है। तो हम्म इस तरीके से हम लोगों ने काम किया। और इसके बाद फिर हम लोगों ने सामाजिक मुद्दों को लेके काम किया 2006 से। हम्म 2006 में लिटरेसी मिशन समाप्त हो गया, हम्म और हम लोगों ने फिर अपनी समिति बना ली, सहयोगी जन कल्याण समिति। उसमें हम्म मैं अध्यक्ष हूँ। तो हमारी समिति के माध्यम से लगातार हम कंटिन्यू महिलाओं से संपर्क में रहते थे।
हम्म। और नाबार्ड के साथ मिल के भी महिला सशक्तिकरण के लिए हम लगातार काम करते रहे। हम्म। तो महिलाओं की एक बहुत बड़ी पीड़ा थी कि हमारे पति नशा करते। हाँ, ये भी एक और बड़ा मुद्दा है। हाँ जी हाँ, तो उससे हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। हम्म। स्कूल के सामने शराब की भट्टियां खुली हुई है, नशे की दुकानें खुली हुई है, हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं। तो इसको हम्म। हम कैसे रोकें? महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं। हम्म। महिला अकेले रात को कहीं निकल नहीं सकती है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों न इन महिलाओं का 15-20 लोगों का ग्रुप बनाया जाए। हम्म। और हम लोगों ने ऐसी एक्टिव महिलाओं को चुना जो समाज के लिए समर्पित हो, हम्म। जिनके मन में सेवा की भावना हो, समाज के लिए कुछ करने की। तो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके फिर उनको महिला कमांडो नाम दिया। हाँ, महिला कमांडो भी और बहुत। इन महिला कमांडो को हम लोगों ने सीधे पुलिस विभाग से जोड़ दिया, क्योंकि हम्म। अपराधियों से उनका नाता रोज पड़ेगा। हम्म। तो हमारे एसपी साहब प्रोटेक्शन से हम नहीं। लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इनको सपोर्ट करेंगे, इनको पुलिस मित्र बनाएंगे। तो हम हम्म। लोगों ने 100 महिलाओं से शुरू किया था। और आज छत्तीसगढ़ के 14 जिले में लगभग 75,000 वॉलींटियर महिला कमांडो 75,000? समाज सुधार के लिए काम कर रही है। जी हाँ। अरे वाह। इसका उद्देश्य यह है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करना और हम्म। शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। जी। सामाजिक बुराइयां हमारे पास बहुत है, जैसे लैंगिक भेदभाव है, दहेज हम्म। प्रथा है, हम्म। कन्या भ्रूण हत्या है, बाल विवाह है, हम्म। हम्म। घरेलू हिंसा है, उससे बढ़ के नशा है। इन सबको दूर करने का प्रयास ये हमारी बहनें वॉलेंट्री करती हैं। हम्म। और शासन के साथ जुड़ के, चाहे वो मतदाता जागरूकता का काम हो, स्वच्छता अभियान में शौचालय बनाना, हम्म। शौचालय का उपयोग करवाना, और बालिका शिक्षा को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि हम्म। सरकार तो दे रही है, उनको ड्रेस दे रही है, भोजन दे रही है, पुस्तकें दे रही, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास कॉपी पेन के लिए भी पैसे नहीं होते। हम्म। तो ऐसे परिवारों के लिए हम लोग, ऐसी बच्चियों को हम लोग दान दाताओं से दान लेके हम हम्म। लोग उनको सामग्री मुहैया कराते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। कुछ हम्म। अधिकारियों से बातचीत करके हम लोग, जो कॉलेज गोइंग बच्चियां हैं, हम्म। क्योंकि वो कॉलेज का फीस नहीं जमा कर पाती हैं, पढ़ नहीं पाती, तो ऐसे अभी 2 बच्चों को हम लोगों ने डीएड करवाया और कंप्यूटर कोर्स करवाया। तो हम्म। अधिकारियों का भी हम लोग सहयोग लेते हैं। और कंटिन्यू पुलिस विभाग के द्वारा हम महिला कमांडो को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है, हम्म। जागरूकता की ट्रेनिंग है, ये सब करवाते हैं। और ये टोटल वॉलेंटियर है, इनको कोई पैसा नहीं मिलता ना हमारी संस्था को, क्योंकि ये हमारी सोच थी, हमारी हमारी समिति की सोच थी। एक हम्म। अभिनव पहल हम लोगों ने किया। और इसमें शासन का कोई योगदान हमको नहीं मिलता। तो फिर भी हम लोग उनको टार्च है, क्योंकि रात को गश्त करती हैं हम्म। गांव में 1 घंटे 2 घंटे, ताकि निगरानी रखें कि गांव में कुछ ऐसे अनैतिक वर्क ना हो। तो हम्म। वो रात को गश्त करती हैं, लोगों को समझाती हैं। और पूरे गांधी जी के सिद्धांतों पे चल के करती हैं, हम्म। क्योंकि हमको अहिंसा करके ही आगे बढ़ना है, हिंसा नहीं करना है। वो धर्म। तो ये गांधी जी के सिद्धांतों पे चल के काम करती हैं, लोगों को प्रेम से समझाती हैं। कहीं कुछ हो गया तो गांव में ही समझौता कर हो जाता है। हम्म। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो हम उसको गांव में नहीं सुलझाते। मान लो किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ अनाचार हो गया, तो वो केस फिर पुलिस में जाता है। तो हम्म। पुलिस भी मदद करती है इनको, उनकी रिपोर्ट को सुनती है, वहां पे पहुंचती है। हम्म। और अब तो ऐसा है कि पुलिस बीट भी अब उनके साथ गश्त करने में मदद करते हैं, उनके साथ गश्त करते हैं। हम्म। और उनको टार्च लाठी सीटी हम हमारे एसपी साहब, कलेक्टर साहब से निवेदन करके उनको दिलवाते हैं। और हम्म। साड़ियाँ तो खुद खरीदती हैं, उनका ड्रेस कोड है कत्था हम्म। साड़ी कत्था टोपी। तो ये अच्छा। वो ड्रेस पहनती हैं, मीटिंग वगैरह में आती हैं। तो हम्म। इस तरीके से हम लोग अभी तक 10,000 बच्चियों को मदद पहुंचा चुके हैं। और ये लगातार बालिका शिक्षा का काम कंटिन्यू चालू चालू है। बहुत बढ़िया। तो मुझे जी लगता है कि मेरे जितने प्रश्न आगे हो सकते थे उस सबके उत्तर लगभग आपने जो है शुरुआत में ही दे दिए। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे प्रश्न करता कि कितनी बालिकाओं को फायदा जी होगा या किस तरीके से। लेकिन मैम, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब ग्राउंड पे काम करती हैं तो जी जी एक तो क्या अभी का जो वर्तमान समय में आप देख रही हैं, आपने लगभग 30 साल से ज्यादा समय आपने दिया
इस काम में। जी जी अभी जी जी स्थिति क्या है, क्या जो अगर मैं मुस्लिम परिवारों की बालिकाओं की बात करूं, क्या उनको अभी घर से निकलने वाली जो एक बात होती है, वो घर का कितना समर्थन मिलता है जी पढ़ने के लिए वो, और जो ड्रॉप आउट रेट है वो आप कैसा देख जी रही हैं अभी अपने छत्तीसगढ़ के अंदर? जी जी जी। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में पर्दा नहीं है। और बच्ची मुस्लिम बच्चियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, जॉब पे हैं। तो छत्तीसगढ़ में हमारी बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी है, हमें मुस्लिम समाज की और अदर समाज की भी। हम्म क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए कंटिन्यू मोटिवेशन उनको मिल रहा है। हम्म हम्म और लड़कों से ज्यादा तो बेटियां आगे हैं। हम्म जी हाँ। तो और फील्ड में हम लोग देखते हैं कि ड्रॉप आउट वगैरह भी होते रहता है। तो हम्म हम लोग, जो हमारी महिला कमांडो है, वो उनको जाके समझाइश करती हैं कि हम्म बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल उनको स्कूल भेजिए। और हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि पहले अपना कैरियर बनाएंगे, हम्म। उसके बाद फिर आगे का सोचिए। ये आप तो मैम पढ़ाई छत्तीसगढ़ बिल्कुल में, आपको। आप छत्तीसगढ़ में ये कर रही हैं, और छत्तीसगढ़ में बेशक बदलाव दिख भी रहा है, जमीनी स्तर पे भी दिख रहा है। जी जी लेकिन अगर जी मैं आपसे जानना चाहूँ कि ऐसी सरकारी क्या नीतिगत उपाय हो सकते हैं जो इंडिया लेवल पे, जी पैन जी इंडिया, उनको लागू किया जा सके। और जी क्योंकि जी हमें लक्ष्य प्राप्त करना है 2030 तक, और क्वालिटी जी एजुकेशन जी की हम बात कर रहे हैं, जी जी तो हम किस तरीके से, क्या उपाय हो सकते हैं सरकारी स्तर पे जो पैन इंडिया पूरे देश के राज्य अलग अलग स्तर पे उसका इस्तेमाल कर जी जी सकते जी जी। अभी महाराष्ट्र में एक अच्छी पहल हुई है उन्नत भारत योजना के तहत। हैं? अच्छा। उन्नत भारत योजना के तहत उनको सीएसआर के तहत कुछ गांव गोद लेने होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजों को। हम्म। तो वहाँ पे वलनी गांव है नागपुर जिले में। उस गांव में महिला कमांडो का कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया। एक अच्छा। सामाजिक कार्यकर्ता है, अनिजा जी। तो हम्म उन्होंने हमसे संपर्क किया और वहाँ अडॉप्ट किया महिला कमांडो कॉन्सेप्ट को। हम्म उसमें क्योंकि वो हेल्थ एजुकेशन को लेके काम करते हैं, हम्म लेकिन सामाजिक बदलाव के लिए कहीं काम नहीं होता ठीक से। हम्म तो उन्होंने महिला कमांडो का कॉन्सेप्ट वहां पे लाया। तो उनको, और 1 साल का प्रोजेक्ट था, 1 साल में उनको पेमेंट भी हुआ। हमारे यहाँ तो हम पेमेंट नहीं दे पाते, तो उनको उन्नत भारत योजना के तहत हर महीने 15,000 मिलता था। हम्म और ट्रेनिंग का हम लोग जाके उनको ट्रेनिंग दिए, उसका सब सपोर्ट हम लोगों को मिला। हम्म तो इस तरीके से यदि पूरी इंडिया में हम्म जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो हम्म सीएसआर के तहत सामाजिक बदलाव, महिला कमांडो कॉन्सेप्ट को और एजुकेशन और हेल्थ, इसको यदि वो फोकस करें, हम्म तो बिल्कुल हम 2030 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम्म क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि अ, हमारे देश और दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ते जा रही। हम्म और हम ये देख रहे हैं कि अभी भी 50 करोड़ ऐसी आबादी है लगभग, जो शासन की योजनाओं से वंचित है। हम्म तो ऐसे वंचित परिवारों को यदि हमको इस प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो उस एरिया में शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि और स्वयंसेवी संगठन तीनों को मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल सही। तभी जाके हम उनको योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से असंगठित क्षेत्र के लोग हैं जो मजदूरी करने के लिए हम्म पलायन करते हैं गांव गांव, इस राज्य से उस राज्य। तो उनका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता उनके पास। ना हम्म आधार कार्ड है उनके पास, ना हम्म वोटर आईडी है, ना राशन कार्ड है। तो वो ऐसे गरीबी से ऊपर उठ पाएंगे, शासन की योजनाओं को वो लाभ नहीं ले पा रहे। तो ये हमारी जवाबदेही है, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है उनकी जवाबदेही है। उनको उनके लिए काम करना बहुत जरूरी है, हम्म ताकि वो उनको आवास मिल सके, सही शिक्षा मिल सके, और गरीबी से ऊपर उठने के लिए उनको सही रोजगार मिल सके। बिल्कुल। तो यदि हम ये कर सकते हैं, ये हमारा प्रयास रहेगा, हम्म सारे लोगों को मिल के इसके लिए प्रयास करना होगा, हम्म तभी हम 2030 तक शायद इस हमारे अ, जीरो, है ना, शून्य भोग को बिल्कुल। हम
मिटा सूझ सकते बूझ हैं। है, क्वालिटी जी जी एजुकेशन है। जी क्वालिटी जी जी एजुकेशन में मैम एक 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 चीज और आती है, टीचर्स। आप कई बार वीडियोस देखती होंगी, टीचर्स जो है जी जी वायरल होते हैं वीडियो की, वो स्पेलिंग सही से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते हैं, वो लिख जी नहीं जी जी पाते हैं, और वो जी हाँ जी। और उनकी सरकारी स्तर पे मोटी उनकी तनख्वाह होती है। तो आप क्या जी जी समझती हैं कि टीचर्स जो हमारे भविष्य को पढ़ा रहे हैं वो खुद ही ट्रेन नहीं है, तो फिर बच्चों को किस तरीके की ट्रेनिंग बिल्कुल देती है? बिल्कुल ये कितनी गंभीर समस्या? बिल्कुल, ये तो फैक्ट बात है। क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग होने बहुत जरूरी है। यदि क्वालिटी मेंटेन वो नहीं कर पाएंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसके लिए क्या किया जा सरकार की तरफ सकता है से मतलब? जो हम्म। जी कि इसके लिए क्या किया जा सरकार ने सकता है? बहुत सरकार ने बहुत सारे रणनीतियां भी बनाई हैं हम्म। कि टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए। हम्म। और हम देख रहे हैं कि अभी भी बुनियादी सुविधाएं स्कूलों में नहीं है। नहीं है। नहीं है ना, बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम है, टॉयलेट नहीं है, पानी की एक सुविधा नहीं है। 1 लाख ऐसे से बहुत सारे। ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ जी 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 एक टीचर है। वही टीचर जी जो जी है जी बच्चों जी की घंटी भी बजाएगा, वही मिड डे जी मील जी भी जी बांटेगा, जी वही सब कुछ जी करेगा। जी और जी जी लगभग 1 लाख से ज्यादा ही स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बालिकाओं के लिए जो है टॉयलेट की सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा सुविधा नहीं भी है। नहीं है। तो ऐसे में जी जी तो ये ये भी एक बड़े फैक्टर हैं जो बच्चों को शायद जी जी स्कूल नहीं पहुंचने देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और टीचर्स की कमी तो रहती है। उनको हम्म। और बहुत सारी कार्यों में लगा दिया जाता है। एक्टिविटीज में लगा के रखते हैं अलग अलग। जी जी, चाहे वो चुनाव की ड्यूटी हो, चाहे सर्वे करवाना हो, तो टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो इससे भी पढ़ाई प्रभावित होती है। बिल्कुल, ये भी। दूसरी बात, जो हमारे शिक्षक हैं उनको स्कूल में ना रह के वो उनकी कहीं कहीं अटैचमेंट भी कर देते हैं। अभी हम्म। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 10,000 टीचर ऐसे निकले हैं जो कहीं न कहीं किसी विभाग में संलग्न थे। तो हम्म। उनको वापस स्कूल में भेजा जा रहा है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो हाँ, तो इस ये तरीके की सारी। मॉनिटरिंग भी जरूरी है। जी 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 हम्म। आप सामाजिक सोच कितनी बदली है मैम? अगर मैं बात करूं ओवरऑल सभी धर्मों के हिसाब से अगर हम देखें, तो सामाजिक सोच कितनी बदली है उस सवाल के साथ, जहाँ पे कई बार धर्म जो है शिक्षा व्यवस्था के अंदर आ जाता है। एक वाकया आपने सुना होगा, साउथ जी में हिजाब का एक वाकया हुआ था, जिसमें जो जी जी है स्कूल में प्रवेश था लेकिन क्लास में बैठने की इजाजत नहीं थी, उस पर काफी विवाद हुआ। आप ऐसे जी। विवादों को कैसे देखती हैं कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर धर्म की कितनी जो है अंदर तक पहुंच होनी चाहिए, या उसको उससे दूर रखा जाना चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में धर्म को आड़े नहीं आना चाहिए। क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है, बिल्कुल। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो जो जातिगत अपनी जो है बैन जो लगाते हैं वो कि बुर्का लगाओ, ये लगाओ, पर्दे में रहो, तो ये सब से दूर रखना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल यदि सही। ऐसा बैन लगाएंगे तो फिर वो बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे। हम्म। तो ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। हम्म। शिक्षा के क्षेत्र में जाति धर्म को बीच में नहीं आना चाहिए। जी अच्छा मैम, ये मदरसा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें दो तरीके की जी शिक्षाएं दी जाती हैं, एक तो धार्मिक दी जाती है, एक दुनियावी दी जाती है। तो आप जी कैसा समझती हैं कि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर इन मदरसों को लेकर, या जो वहाँ जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसमें क्या परिवर्तन की कोई मूल चूक ऐसी आवश्यकता है, या फिर उनको मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता है, और थोड़ा कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, या फिर ठीक है? जी जी। क्योंकि जितने भी मदरसा चल रहे हैं वो अर्धशासकीय हैं। भारत सरकार से अनुदान लेके वो वो संस्था चलती है। हाँ। लेकिन अभी बहुत से मदरसे बंद भी हो गए हैं, क्योंकि हाँ। उनको अनुदान नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। तो यदि जहाँ पे मदरसा चल रहे हैं तो उनको तो जो अभी डिजिटल इंडिया है, हम डिजिटल इंडिया में है ना, एआई आ गया है। तो हम्म।
इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आर्टिफिशियल। ना, तो इन सब को देखते हुए नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो हम्म बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वो अपने अभी जिस दौर पे हैं उस हम्म दौर से वो बच्चे पढ़ लिख सके। हम्म क्योंकि ये सुविधा नहीं है, नहीं होती है मदरसों में। ना वहाँ पे लैब होते हैं, ना कंप्यूटर होता है। ये हम्म। सारी सुविधाएं वहाँ पे होनी चाहिए। बिल्कुल तो सही। यदि क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो हम्म मदरसा को भी इस तरीके से मॉडल बनाना होगा ताकि बच्चों की शिक्षा अच्छी से हो सके। हम्म। इसके लिए प्रयास होना चाहिए, तो ये मदरसों में अभी नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बदलाव की जी, जरूरत है और बड़े स्तर पे बदलाव बहुत की जरूरत है, जरूरत है। बहुत जरूरत है। जी जी। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, ये आप इस बात से कितना जो है मुखातिब करती हैं कि अगर एक महिला की जो शिक्षा है, अगर एक महिला शिक्षित है, तो वो कहीं ना कहीं भूख और कुपोषण को कम करने का एक बहुत बड़ा जो है उसमें योगदान मिलता है समाज को। और किस तरीके से ये व्यवस्था जो है काम करती, आपका कोई ऐसा अनुभव जहाँ पे आपने देखा हो कि पहले गरीबी के दौर से गुजरे लेकिन शिक्षा व्यवस्था के बाद जो अगर शिक्षित हो गए तो उन्होंने जी जी अपना स्वरोजगार शुरू कर दिया। जी जी जी। ऐसे बहुत से, क्योंकि मेरा तो का तो काम ही शुरू वही से है। यही काम था महिलाओं से मिलना जुलना, उनको पढ़ाना, उनको एसएचजी ग्रुप से जोड़ना। तो ऐसी हम्म। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ कि अ, पढ़ लिख के वो हम्म आत्मनिर्भर बनती हैं। और खुद तो पढ़ती हैं वो, क्योंकि एक महिला यदि पढ़ती है तो मायके और ससुराल दोनों पक्षों को साक्षर बनाती है, बिल्कुल सही बात। शिक्षित बनाती है। हम्म पुरुष पढ़ता है तो एक ही परिवार को शिक्षित बनाता है। हम्म तो महिलाओं में वो गुण होता है कि जब वो शिक्षित होती हैं तो हम्म उनमें वो गुण आ जाते हैं कि वो निर्णय ले सके, निर्णय में उनकी भागीदारी बढ़ती है। वो हम्म आत्मविश्वास विश्वास से भर जाती है कि मेरे पास कुछ तो हुनर है, हम्म मैंने शिक्षा हासिल किया है और इसके बदौलत मैं कुछ कर सकती हूँ। तो हम्म शिक्षा ऐसी सीढ़ी है कि वो उसकी बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम्म एक तो शिक्षा हो गया, दूसरा हम लोगों ने उन्हें एसएचजी ग्रुप से जोड़ा है। तो एसएचजी ग्रुप के माध्यम से ही वो बहुत सारे छोटे छोटे व्यवसाय से जुड़ी हुई है। हम्म मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि कुछ महिलाएं साक्षरता क्लास में पढ़ी थी। तो हम्म उस साक्षरता बेस पे उन्होंने फिर कक्षा 5वीं की परीक्षा दिलवाई हम्म और आज आंगनबाड़ी में उनकी नौकरी लगी है, सहायिका के लिए कुछ महिलाओं की। तो इस तरीके के भी केस हमको मिले। पंचायत सचिव हैं जिन्होंने साक्षरता अभियान में पढ़ाया लिखाया, तो हम्म उनको साक्षरता अभियान के थ्रू प्रमाण पत्र मिला। तो उनको भी वहां पे जॉब मिला, उसके बेस पे कुछ नंबर मिले उनको। तो हम्म ऐसे यदि महिलाएं यदि शिक्षित होती हैं तो क्योंकि वो परिवार के लिए ही सोचती हैं कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें। हम्म क्योंकि महिलाओं में वो गुण होता है कि वो किसी दूसरे की चीज के बारे में नहीं सोचती। लेकिन पुरुष के पास यदि पैसा आता है तो वो इधर उधर नशा करना, ये करना, ये सारे में पैसे बर्बाद कर देते हैं। हम्म लेकिन महिलाएं बचा के रखती हैं ताकि वो पैसे भविष्य में काम आए। तो हम्म ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम लोगों ने महिला कमांडो भी बनाया। तो हम्म जिनके पति शराब पीते थे उनकी घर की पत्नी महिला कमांडो है। तो वो हम्म भी अब पीना बंद कर दिए क्योंकि उनको शर्म आती है कि मेरी पत्नी कमांडो बन के लोगों को शिक्षा दे रही है। और तो हम मैं क्यों फिर शराब हम्म पी के अपनी बदनामी मोल लूं, अपनी पत्नी की बदनामी मोल लूं। तो वो हम्म रुक रहे हैं, नशा से छूट रहा है उनका। तो ये हम्म। परिवर्तन देखने को मिलता है क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी पूंजी है। अभी मैम अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं कि आप ओवरऑल देश का माहौल इस वक्त पे आप कैसा देखती हैं आप, एक तरफ देख रही, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, बात हो रही है युवाओं की, और बात हो रही है रोजगार की। तो अभी आप देख रही हैं कि दिल्ली में जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है और पूरे देश में अभी वो मुद्दा बना हुआ है। आप इस विषय को कैसे देखती हैं कि आखिर क्या कारण हुए कि युवाओं को इतनी बड़ी संख्या में अब सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अ, मेरा मानना है कि जो छात्र हैं उनकी बहुत बड़ी ये लड़ाई है ये।
क्योंकि जो नीट की परीक्षा लीक हुई, हम्म। इतने सारे बच्चे तैयारी करके गए थे, है ना। तो हम्म। ये कई बच्चे आत्महत्या कर लिए, है ना। हम्म। तो ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमी है, इसमें गलतियां हैं, सरकार की भी हम्म। कमियां हैं कि ऐसे पेपर लीक कैसे हो जाते हैं। हाँ, कोई तो तो ये होना चाहिए। भ्रष्टाचार को भी रोकना बहुत जरूरी है। तो अभी जो यहाँ पे माहौल बना हुआ है दिल्ली में, हालांकि उसको शांतिपूर्वक निपटाना था। हम्म। इतने दिनों से भूख हड़ताल पे हैं सुमन जी, तो हाँ, पूनम सोनम मानसिंह। जी, तो उनकी बातों को सुनना था। इतना हम्म। लंबा गेप नहीं करना था। अ, जो विद्रोह अभी रूप दिख रहा है विद्रोह का, हम्म। वो कम से कम नहीं होता। उनकी बातें शांति से सुन ली जाती तो हम्म। शायद ऐसा माहौल नहीं होता दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं कमी है सरकारी तंत्र में। इसको हम्म। सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। तो हम्म। उनके भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं होने चाहिए। हम्म। जी बिल्कुल सही। इस तंत्र में कहीं ना कहीं कमी तो है, लेकिन जी जी अ, उनको सुधारने के लिए, अच्छा मैम, मैं ये थोड़ा ऐसा जानना चाहूँगा कि डिस्क्रिमिनेशन को लेकर अभी आपकी क्या राय है। कि पहले एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ कि जैसे हम जब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो हम बात करते हैं संयुक्त रूप से भारत के विकास की। और संयुक्त रूप के भारत का जी विकास तब होगा जब यहाँ के नागरिकों के अंदर मानवता होगी। अब मानवता का एक उदाहरण मैं आपको देना जी चाहूंगा इस तरीके से कि भी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहीं बजरंगबली का भंडारा चल रहा था। और उसमें एक मुस्लिम जो है बुजुर्ग वहां पहुंचे, उन्होंने प्रसाद मांगना चाहा खाना के लिए। तो उनसे कहा गया कि पहले आप जय श्री राम के नारे लगाओ, उसके बाद आपको प्रसाद मिलेगा। हाँ ये एक हाँ एग्जाम्पल चूंकि सामने आ गया इसलिए था, ऐसे हो सकता है पीछे और भी बहुत कुछ चल रहा होगा। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि इस जी तरीके जी का जो आप माहौल देखती हैं जब, तो आपको क्या लगता है कि हम कैसे, एक तरफ तो हम विकास की बातें करते हैं, ग्रोथ की बातें करते हैं, दूसरी तरफ जो हमारे लोगों के अंदर इस तरीके की भावना है, या जो भावना पैदा हो रही है या पैदा कर दी गई है, तो जी जी। आप किस तरीके के विकास को आगे बढ़ते हुए देखती हैं, भारत को किस दिशा में। ये तो बहुत मतलब दुख होता है मुझको कि हम हमारा जो भारत है, एकता में अनेकता की मिसाल है। यहाँ सारे जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। हमारे देश को भी आजादी सारे लोगों ने मिल के दिलाई। बिल्कुल तो सही। अब क्यों ये भेदभाव हो रहा है कि वो हिंदू है, क्यों मुसलमान है या ईसाई है। ये हम्म। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमको तो ऐसे बोलना चाहिए कि हम किसी जाति के नहीं, हम सिर्फ भारतीय हैं। हम्म। क्योंकि भारत में सारे धर्म के लोग हैं और सारे लोग आपस में मिल के रहते हैं। एक कुछ लोग हैं ऐसे जो इसको एक स्वरूप दे रहे हैं, लोगों हम्म। में भावना भर रहे हैं कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, इनसे दूर रहो, उनका धर्म मत मानो। भाई हम्म। ऐसा बिल्कुल गलत है। मैं हम्म। तो सभी जगह जाती हूँ, मैं मंदिरों में भी जाती हूँ, चर्च में भी जाती हूँ। मैंने कभी किसी धर्म से भेदभाव नहीं, मैं तो डंके से एक चोट पे कहती हूँ कि मैं भारतीय हूँ। बिल्कुल सही। तो सारे लोगों के मन में ये भावना हो जाए कि मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं भारतीय हूँ। क्योंकि सभी के शरीर में लाल रंग का खून है, किसी के में हरा रंग का खून नहीं है। तो बिल्कुल। सबको एकजुट होकर मिल के रहना चाहिए। और सबसे बड़ी मानवता तो यही है कि इंसान इंसान के काम आए। बिल्कुल सही। और किसी शायर ने ये भी कहा है कि घर से यदि मंदिर मस्जिद दूर है यारो, तो हम्म। चलो कुछ ऐसा किया जाए कि किसी रोते हुए इंसान को हंसाया जाए। बता दिया जाए। तो ये मानवता हमारे लिए मन में होनी चाहिए। और ये भावना हमको जगाना है लोगों में, बिल्कुल। ताकि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्म को सम्मान दें। ये ना हो कि हम उनको नीचे दिखाएं। तो ये तो बहुत गलत बात है। लोगों में मानवता लाना बहुत जरूरी है। चलिए, हम उम्मीद तो ये करते हैं कि मानवता लोगों के अंदर जागे, और जो शायद जी सोती जा रही है तो जागे, और जो जगे हुए हैं वो जी जागरूकता से अपना काम करें। जी हम आखिरी दो सवालों जी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आप जमीनी स्तर पे काम करती हैं।
मैं एक अपने उदाहरण के साथ आपको बताऊं कि मैं अभी पिछले दिनों बुंदेलखंड के यात्रा पे था। तो बुंदेलखंड में मैंने देखा कि सुबह का समय और शाम का समय, सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद, महिलाएं ग्रुप बनाकर हाथ में एक लोटा या मग या जो भी लेके लाइन बनाकर जी जी खेतों की तरफ या पटरियों की तरफ जाते दिखी। सुबह शाम का नज़ारा, मैं जी लगभग जी एक जी महीने पूरे ग्रामीण ट्रिप पे था। तो ये चीज जी कॉमन हो जी गई थी मेरे लिए। और एक तरफ मैं सुन रहा था कि हमने जो है सरकारी रूप से हमने कई करोड़ शौचालय बनवा दिए हैं और तमाम ऐसे जी दावे जी हैं कागजों पे। आप जमीनी रूप से इस हकीकत को कितना सच देखती हैं कि शौचालयों की संख्या और जमीनी रूप से महिलाओं की स्थिति? शौचालय तो बने हैं, लेकिन खासकर उसका ग्रामीण क्षेत्र। उपयोग जैसे करना चाहिए हम्म। वो नहीं हो पा रहा है। वजह? लोग मोटिवेट भी किए, हम लोगों ने भी मोटिवेट किया, हमारी महिलाओं ने किया, स्व सहायता समूह की बहनों ने पहरा दिया कि कोई लोटा लेके ना जाए। हम्म। लेकिन वो शुरू शुरू में बस उपयोग किए। लेकिन ये भी बताऊंगी कि जो शौचालय बने हुए हैं, हम्म। वो इतने मतलब जल्दी खराब हो रहे हैं। हम्म। उसकी मतलब स्थिति ठीक नहीं है शौचालय की। गुणवत्ता सही नहीं है उनकी। हाँ, गुणवत्ता सही नहीं है। तो हम्म। यदि गुणवत्ता पूर्वक शौचालय बने हम्म। और लोग उसका अच्छा से इस्तेमाल कर पाए, ये होना हम्म। बहुत जरूरी है। तो ये हाँ नहीं जी। हो पा रहा है। वो कहीं ना कहीं बीच में कुछ धांधली हो गई है जी जी और जी शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, हम कुछ कह नहीं रहे। क्योंकि जी जी ऐसा होता है कि जब हम सीधे तौर पे कुछ कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें कटघरे में खड़ा कर देता है। आप इस बात जी से है जी है। कितना जो है अपने आप को सही मानती हैं कि इस इन दिनों में माहौल ऐसा है कि यदि आपने अपना पक्ष रखने की कोशिश की तो शायद आप जी, इस देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे? सही बोल रहे हैं। चलिए, तो हम आखिरी प्रश्न मैं जी हम आपसे करूंगा। हम बात करते हैं स्वच्छ ऊर्जा की। आप चूंकि ग्रामीण स्तर पे आपने बहुत काम किया है, लगातार कर रही हैं। ऊर्जा व्यवस्था की जो बात है, क्लीन एनर्जी की बात है, सस्ती एनर्जी की बात है। गाँव में अभी बिजली व्यवस्था की भी मैं बात करूंगा और साथ में मैं बात करूंगा कि जो गांव में अभी गैस सिलेंडर और चूल्हे वाला जो आप सिस्टम है, ये आप कितना बदला हुआ आप अब देखती हैं? एक तो बिजली की व्यवस्था, कि बिजली व्यवस्था के हिसाब से है। दूसरा, महिलाओं के जीवन में जो बोला गया उज्ज्वला योजना के तहत गैस उनको मिला, तो गैस भरने का पैसा उनके पास है या फिर वो वापस लकड़ी पे शिफ्ट हो गई हैं? क्या देखती हैं, आपके अनुभव से जानना चाह रहा हूँ। बहुत से परिवारों को मिला है उज्ज्वला गैस, लेकिन हम जब जाते हैं गांव में तो आज भी वो चूल्हे में ही खाना बनाते दिखती। क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी, एक बार तो भरा दिए लेकिन दूसरे बार के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि लोगों को रोजगार मुहैया किया जाए, हम्म। ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ा जाए उनको। क्योंकि यदि उनके पास पैसा रहेगा, रोजगार रहेगा, तभी वो सारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे, हम्म। उज्ज्वला गैस को भरा कंटिन्यू कर पाएंगे पाएंगे। दोबारा। हाँ, बिजली बिजली की भी व्यवस्था वैसी है। हम्म। तो हर गांव में बिजली पहुंचे, सस्ती बिजली पहुंचे। सोलर पैनल की बात करें, वो तो इतनी महंगी है हम्म। कि गरीब व्यक्ति उसको लगा हम्म। नहीं पाएंगे। हालांकि सरकार ने योजना लागू की है सूर्य सब्सिडी घर वगैरह की, दे रही है। हम्म। कि उनको हाँ मुफ्त में बिजली दी जाएगी, 30%, 30,000 या 78,000 उनको छूट, सब्सिडी मिलेगी। हम्म। हम्म। तो ये चल रहा है प्लान में, लेकिन जो गरीब तबके के हैं वो इन सब का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि हम्म। उनके पास इतनी आमदनी ही नहीं है कि वो सोलर पैनल लगा सके, हम्म। सस्ती बिजली हो तक वो पहुंच सके। तो लोगों की आमदनी बढ़ाने की जरूरत है। ये बहुत जरूरत है उनको, इस उनका स्किल बढ़े, हम्म। इसकी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैम, ओवरऑल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ अंत में कि अगर सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करें तो आप पूरे देश के हिसाब से 10 में से कितने नंबर देंगी क्वालिटी एजुकेशन के मामले में भारत को? मेरे हिसाब से तो अभी मैं
5 ही नंबर दे 5 नंबर आप पाऊंगी, देंगे क्योंकि अभी। हमको बहुत फिफ्टी प्रयास परसेंट करना पड़ेगा। लगभग हम 50% पे हैं, हमें 50% और बेहतर जी करने की जरूरत है, तब जाके हम लक्ष्य तक पहुंच सकें। जीरो बिल्कुल हंगर। बिल्कुल। आप जीरो जी जी हंगर जी। और कुपोषण की अगर हम बात करें तो इसमें भारत की स्थिति कहाँ देखती हैं 10 में से? भारत की स्थिति तो उसमें भी कम है। अभी भी हम वहीं के वहीं हैं, कितना हंगर भी इंडेक्स में प्रयास देख कर तो लें। 2 नंबर पर हैं। हाँ। हम कई लोगों को जी मुफ्त राशन भी दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हम जी भूख जी। पूरी तरीके से मिटा नहीं पाए हैं। तो मैं 10 में से नहीं कितने पा नंबर रहे हैं। लिख लूं आपके? 10 में आप 3 नंबर कर दीजिए। 3 नंबर कर देता हूँ। तो स्थिति कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है। और एनर्जी अमीर के है। मामले में भारत काम जरूर कर रहा है, लेकिन आपके नजरिए से अगर हम देखें तो अभी और कितना काम करने की जरूरत है? 10 में से कितने अंक? 10 में से वो उसमें भी हम 4 नंबर तक जा सकते हैं। 4 नंबर, चलिए तो और तीन हमको चार और ज्यादा पाँच प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल। जी। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए, और एक बहुत अच्छी हमें कुछ ऐसी प्रेरणाएं दी। आप किस तरीके से बदलाव के काम कर रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस काम के साथ तमाम लोग जुड़ें और बड़ी संख्या में आपकी ये मुहिम जमीनी स्तर पे काम करती रहे और बदलाव लाती रहे और भारत के विकास में अपना योगदान देती रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।